हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज व्हाट इज बुक कीपिंग, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों यूज होता है और सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो अकाउंट्स में या बुक कीपिंग में यूज किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा, ये आपको भी पता होगा। जैसे पुराने जमाने में ना हम डायरी में लिखते थे, कुछ भी खर्चा हुआ ना, सपोज ये डायरी है, इसमें मैंने आज का खर्चा किया। ओके, पर्सनल लेवल पे मान लीजिए कि आज मैंने 5 रुपए की चाय पी, मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, मैंने आज ट्रैवल किया तो मेरे टिकट के हुए 10 रुपए। सो टोटल हुआ 25 रुपीज का खर्चा। ओके, इट इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं हम? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यही चीज मैं अगर बिजनेस में करती हूँ प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तो हुआ मेरा पर्सनल, और इसको हम करे ना करे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बिजनेस में हमें पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको जानना है कि हमारा खर्चा कितना हुआ है, हमारा इनकम कितना हुआ है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है उससे। ये सब जानने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अंडरस्टूड? गुड। अब ट्रेडिशनल वे में या ट्रेडिशनल मेथड में, पुराने जमाने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हमारे पास रजिस्टर्स होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स। करेक्ट? उस रजिस्टर में ना हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे। जर्नल एंट्री मतलब जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो हमें उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगा तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा। ओके, ये हम करते हैं। तो ये वाली जो एंट्री है जर्नल एंट्री, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये हम रिकॉर्ड करते हैं इस रजिस्टर में। एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे हम वो जर्नल एंट्री को। अब क्या हुआ, कंप्यूटर्स आ गए तो अब हम हाथों से लिखते नहीं है एंट्री, या रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। हमारे पास सॉफ्टवेयर है बड़े बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे पॉपुलर है टैली। टैली तो बच्चों आपने देखा ही होगा। फिर है क्विक बुक, फिर है बड़े सॉफ्टवेयर है जो है एसएपी। इन सब में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टूड? अब चलिए देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुकिंग। फर्स्ट वन, रिकॉर्ड। यस, बुक कीपिंग हमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज हम बिजनेस कर रहे हैं। तो डेली बेसिस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम याद नहीं रख सकते, अरे इसको इतना देना है, उसको उतना देना है। सो फर्स्ट है कि हम रिकॉर्ड करें, सो दैट हम गलत भी नहीं होंगे और हम भूलेंगे भी नहीं। सेकेंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, अगर आप बिजनेसमैन है और आपको लोन चाहिए, राइट, तो बैंक आपको कौन से बेसिस पे लोन देगी? बताओ। ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बन सकते हैं? जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके। थर्ड, डिसीजन मेकिंग। बट ऑब्वियसली आपका बिजनेस चल रहा है, राइट, और आपके बिजनेस में कुछ डिसीजंस लेने कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं या मैं ज्यादा सेलिंग करूं, या मेरा सेल्स नहीं हो रहा है तो मुझे मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मेरा बजट क्या होना चाहिए? ये सब डिसीजन कैसे ले सकता है इंसान या वो बिजनेसमैन? जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो यार मेरा तो इतना ही बजट है, मैं इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। यस, कंट्रोल करना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। बट एक्सपेंस को कंट्रोल करना कब पता चलेगा? जब आपकी नजर होगी एक्सपेंसेस पे। नजर होना एक्सपेंसेस पे मतलब क्या? हर एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर आप ये एनालाइज कर रहे हो कि ओ, ये वाले पॉइंट पे मेरा एक्सपेंस इस चीज पे बहुत ज्यादा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मतलब ये कंट्रोलिंग कब आती है? जब आप हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। फिफ्थ है एविडेंस। अब आप बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके सेल्स परचेसेस बहुत हो रहे हैं। अब आपको कैसे कैसे पता चलेगा मेरे को कितने से कौन से इंसान से कितने पैसे लेने हैं या देने हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 जन को सेल्स किया है और हर एक का आउटस्टैंडिंग है, मतलब
उनसे पैसे आना बाकी है। अब मैं बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को मैंने सेल किया 25,000 का, बट उसने मुझे सिर्फ 15,000 दिए, मतलब 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब उधार है उसके पास, राइट, वो मतलब वो मुझे देना बनता है। तो ये 10,000 है, आउटस्टैंडिंग है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूंगा। अब कल बोलता है एक्स कि नहीं मेरे तो सिर्फ 5,000 ही देने थे, 10,000 नहीं, तो मैं ये कैसे साबित कर सकता हूँ? तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि देखो मैंने ये प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, मेरे पास ये एविडेंस है, मतलब इट विल वर्क एज एन एविडेंस, इट विल वर्क एज एन एविडेंस। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स लायबिलिटी। यस, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल लेना, आपको इनकम टैक्स भरना है, राइट? हमारे इंडिया में दो टैक्स है नॉर्मल इंसान को, इनकम टैक्स या जीएसटी, राइट? इनकम टैक्स आपके इनकम पे होता है और जीएसटी आपके सेल्स पे। बट ये फिगर्स मुझे पता कैसे चलेंगे मेरा कितना इनकम है कितना नहीं है, कितना सेल्स है? ये सब पता चलेगा जब मैं रिकॉर्ड करूँ ट्रांजेक्शन को। जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगी तो मैं अपने टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि यस मेरा इतना टैक्स आना पेबल है। अंडरस्टूड? सिंपल। नाउ नेक्स्ट, यूटिलिटी, मतलब ये बुक कीपिंग किस किस को यूजफुल है? फर्स्ट ओनर को, यस ऑफ कोर्स, ओनर्स को बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए बहुत काम आता है और वो डिसीजन सही भी जाते हैं। फिर मैनेजमेंट को, यस, अगर मैनेजमेंट को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या इसी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करवाने हैं, कॉस्ट को कम करना है, तो ये सब हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, दैट इज बुक कीपिंग रखने पर ही पता चलेगा। सो मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। करेक्ट? इन्वेस्टर्स, यस, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग? क्योंकि बुक कीपिंग से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर ग्रो कर रही है तो यस दिस इज अ गुड कंपनी एंड इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर ये ग्रो नहीं कर रही है या लॉस में है, वो भी पता चलेगा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो इन्वेस्टर के लिए बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर, अगर इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब कस्टमर्स खुश है, सेल्स बहुत हो रही है, कस्टमर्स बहुत खुश है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो इन शॉर्ट कस्टमर के लिए भी बुक कीपिंग इज इम्पोर्टेंट। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को यस टैक्स कलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है ये, राइट? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बुक कीपिंग देख के ही उसको पता चलेगा गवर्नमेंट को कि इन्होंने टैक्स बराबर भरा है या इन्होंने टैक्स की चोरी की है या नहीं। लेंडर्स, लेंडर्स मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली बैंक्स। बैंक्स, ऑब्वियसली मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे लोन, बिजनेस लोन की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो बैंक्स वाले क्या चेक करेंगे? बोलेंगे बताओ भाई तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका एसेट्स क्या है, आपके इनकम एक्सपेंस क्या है। तो लेंडर्स के लिए भी। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट, मुझे कुछ भी डेवलपमेंट करनी है अपनी कंपनी में तो मुझे बुक कीपिंग विल बी, bookkeeping will help me to take business decisions. Secondly, गवर्नमेंट को भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कंट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या कैसे हो रही है, ये सब हमें इस छोटे से ट्रांजेक्शन से भी पता चल जाता है कि कितनी ग्रोथ है कितनी नहीं है, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एज वेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हम अकाउंटिंग है दैट इज बुक कीपिंग है या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मेनली तीन मेथड्स है, कैश बेसिस, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। पहले थर्ड वन बता देती हूँ कि ये इंडिया में अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब क्या? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये अलाउड ही नहीं है। आप या तो कैश बेसिस यूज करो या तो अक्रूवल बेसिस यूज करो। नाउ कैश बेसिस मतलब क्या? रिसिट बेसिस, मतलब आज मैंने सेल किया, ठीक है, आज मैंने सेल किया 5,000 का और तुमने मुझे पैसे दिए इसके बदले में 5,000 के, तो मैं ये रिकॉर्ड कर दूंगी बुक्स में, ओके मैंने सेल कर दिया कैश पे। तुरंत
ये दोनों इवेंट, मतलब मैंने बेचा भी आज ही और मैंने पैसे भी रिसीव हुए आज ही, राइट। तो ये हुआ कैश रिसिप्ट मेरे लिए। ये तो सिंपल था। अब दूसरा सिनारियो, मैंने सेल किया आज बट तुमने पैसे नहीं दिए आज, बोले कि 2 दिन बाद देता हूँ, मतलब समझो 17 तारीख को देता हूँ, ठीक है, 2 दिन बाद। आज है मेरी 15 तारीख, तो 17 तारीख को देने के बाद तो मैं ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करूंगी, 15 को या 17 को? 17 को। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे कब आए, 17 तारीख को। दिस इज कॉल्ड एज कैश बेसिस। जब कैश आएगा तब मैं वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, कैश और रिसीट बेसिस। अंडरस्टूड? अब देखते हैं अक्रूवल बेसिस क्या होता है। अक्रूवल बेसिस मतलब जिस टाइम हम अर्न करेंगे या अक्रू करेंगे, हम उस टाइम पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पैसा कब आया कब गया इससे हमें लेना देना नहीं है। वी विल बुक द ट्रांजेक्शन व्हेन इट इज इनकर्ड और अक्रूड। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल। मैंने सेम एग्जांपल, सेल्स किया 5000 का। ओके, उसने पैसे मुझे दिए 15 सितंबर को और मुझे रिसीव हुए पैसे 17 सितंबर को। अब इसमें मैं कब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगी, मेरा सेल कब हुआ है या सेल अक्रू हुआ है 15 सितंबर को, तो आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन on 15 and not on 17. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अक्रूवल। जब आप कुछ खर्चा करते हो तभी आप रिकॉर्ड करोगे उसको, या जब आप इनकम अर्न करते हो तभी आप रिकॉर्ड करोगे। पैसा कब आया, पैसा कब गया, नहीं। सो हमारी एंट्री क्या होगी, बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है वो एक्स है, तो एक्स अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट। कौन सी डेट पे, 15 सितंबर 21। और वही पैसे मुझे रिसीव हुए कब, 17 को। तो मैं रिकॉर्ड करूंगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स उसका नाम है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये इसको बोल रही हूँ मैं अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। इसको क्या बोलूंगी मैं, अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। जब अक्रू हुआ मैंने तब रिकॉर्ड किया। ये अगर आप देखोगे ना, तो अगर सेम ईयर में कुछ ट्रांजेक्शन होते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इसका सबसे मेजर इफेक्ट ईयर एंड ट्रांजेक्शन पे पड़ता है। जैसे कि अक्रूवल में अभी देखो हमेशा ऐसे ही होता है, हमारा मार्च मंथ का बिल बनता है टेलीफोन का, राइट। हम पैसे भरते हैं अप्रैल में, तो सही कौन से ईयर में जाना चाहिए, खर्चा तो मार्च का है, हम पे किए अप्रैल में। लॉजिकली आप बोलेंगे मार्च का खर्चा है तो मार्च में ही जाना चाहिए, राइट। पैसे हम बाद में भर रहे हैं बट वो खर्चा, तो दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल अकाउंटिंग। बट वही अगर कैश बेसिस में अगर फॉलो करती तो मैं कब ये रिकॉर्ड करती ट्रांजेक्शन को, अप्रैल में। कब करती, अप्रैल में। क्यों? क्योंकि मैंने तब पैसे भरे। अंडरस्टूड द डिफरेंस? गुड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। चलो बच्चों, अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स और उसके मीनिंग्स, ओके, जो अकाउंट्स में यूज होते हैं। मॉनिटरी मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का एक तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसको बोलेंगे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन परचेस किया, तो ये मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। क्यों? मैंने एक पेन खरीदा है, मतलब मेरे पास से, समझो 10 रुपए का पेन है, मेरे पास से 10 रुपए आउटफ्लो हो गया, मतलब निक गए। अब समझो मुझे मेरा बर्थडे था और मुझे पेन गिफ्ट में मिला, तो इज इट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? नो, इट इज अ नॉन मॉनेटरी, क्योंकि मेरे पास से पैसे गए क्या, नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आपको नॉन मॉनेटरी भी बताया, जहाँ पे पैसे का कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। थर्ड वन, कैपिटल क्या होता है? अब देखो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके। अब बिजनेस में समझो मैं छोटी बिजनेस वुमन हूँ, मुझे पैसे चाहिए बिजनेस में लगाने, 50,000 इन्वेस्ट करना है। समझो मैंने क्लासेस ओपन करनी है, तो क्लासेस के लिए मुझे क्या लगेगा, एक मैं रेंट में क्लासरूम लूंगी, बेंचेस लूंगी, राइट, और कुछ मरम्मत करना है वो सब करूंगी, तो मुझे उसमें खर्चा हो 50,000, राइट। अब ये मैंने यूज किए बिजनेस के लिए, तो मैं खुद का नाम तो लिख सकती हूँ कि ओनर के पैसे है करके, ओनर मतलब जो भी मेरा नाम है XYZ, ठीक है। बट उसके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, कैपिटल, की बिजनेस ने, ओनर ने, बिजनेस वुमन या ओनर ने
50,000 एज अ कैपिटल बिजनेस में लगा दिए। ओके, नाउ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी ओनर के लिए यूज हो रहा है। अब ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा भी अपने खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए, राइट? वही तो उसकी कमाई है। तो जब जब ओनर खुद विड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस, फॉर पर्सनल यूज, तब तक वर्ड यूज किया जाएगा ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ड्रॉइंग्स ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है ओनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं बिजनेस से और वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डेटर? सिंपल, जिसको भी मैं सेल करती हूँ और वो बंदा मुझे पैसे नहीं देता, ठीक है, जैसे मैंने एक्स को सेल किया 5,000 के गुड्स, उसने पैसे नहीं दिए, तो ही हैज टू पे मी द मनी, राइट? ही ओज मनी। ओके, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? डेटर। क्या हुआ? डेटर। सो डेटर को याद कैसे रखोगे? सेल्स के इसमें, ठीक है, मतलब जिसको भी मैं सेल करूंगी और वो बंदा मुझे पैसे नहीं देगा या बाद में देगा, मतलब नहीं देगा मतलब उस टाइम पे नहीं देगा तुरंत, तो वो मेरा क्या बन गया? डेटर। व्हाट इज क्रेडिटर? जिससे मैंने परचेस किया, ओके, बट मैंने उनको पेमेंट नहीं की अभी तक, मैंने बोला कि चलो 1 मंथ का उधार दे दो, मैं नेक्स्ट मंथ आपको पैसे दे दूंगी, तो ये मेरे लिए कौन हुआ? क्रेडिटर। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? तो देखो, मैंने सेल किया 5,000 के कुछ, ओके, बट उस बंदे ने ना मुझे रुला रुला कर सिर्फ 4,000 ही पे कर दिए। मैंने भी बोला चलो जाने दो, एटलीस्ट 4,000 तो आ गए, पूरे डूबने से अच्छा। बट ये जो 1,000 है ना, ये मैं क्या लिखूंगी इसको? लॉस। और यहाँ अकाउंट्स में उसको वर्ड यूज क्या करेंगे हम? बैड डेट्स। जब सेल्स में कुछ भी नुकसान होता है ना, मतलब पैसे कम आते हैं, मैंने सेल किया, उससे कम पैसे किसी कस्टमर ने पे कर दिए, डिस्काउंट नहीं बोल रही हूँ, हाँ, ये यहाँ पे है, मैंने इसको डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने पूरा 5,000 का सेल किया था, बट उसने मुझे सिर्फ 4,000 ही पे कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 1,000 के मेरे बैड डेट्स हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब देखते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो बच्चों, दो तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू, ठीक है? जो रूटीन या डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है ना बिजनेस में, उसको मैं बोलूंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये क्या मेरे रोज के खर्चे, और ये खर्चे आने ही है, रिकरिंग है, या छोटे मोटे खर्चे वो तो होने ही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिर कैपिटल है, ये भी एक्सपेंडिचर ही है, बट ये करने से ना मेरे बिजनेस को एक्सपांशन के लिए हेल्प होगी, या ज्यादा स्पीड मिलेगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पैसा लगाया गया है किसी भी चीज में। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो मशीनरी, अब समझो मैं कोई पार्ट बना रही हूँ, ठीक है, कार का एक पार्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कर रही हूँ, ठीक है, आई एम द मैन्युफैक्चरर, तो मैंने 1 करोड़ की मशीनरीज ही खरीदी। अब ये तो मेरा डेली खर्चा आने वाला नहीं है, राइट? ये मशीनरी वन टाइम एक्टिविटी है, ये एक बार मैंने इंस्टॉल कर दी तो हो गया मेरा काम। तो ये मेरे लिए क्या होगा? और इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, राइट? सो इट इज बेनिफिटिंग माई बिजनेस। तो जो चीज हमें बेनिफिट दे रही है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक थर्ड कैटेगरी थी, इसमें आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब हमने खर्चा तो अब किया है पूरा, बट इसका जो बेनिफिट है ये हमें आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में मिलने वाला है, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो एडवर्टीजमेंट। अब जैसे ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, इनके ना कॉन्ट्रैक्ट्स बनते 5-5 सालों के, बट पैसे अभी ही देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने नहीं, समझो विराट कोहली ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कोको कोला से, ओके, और
वो क्या बोलेगा, 5 साल तक मैं कोको कोला का प्रमोशन करूंगा। अब उसने इसके लिए 10 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ओके। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या, कि मैंने 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है, बट ये सही है क्या कि मैं इसी साल में ये पूरा 10 करोड़ दिखाऊं? नहीं, इसमें ये पूरे 10 करोड़ है, ये 5 सालों के लिए है, राइट। तो मैं क्या करना चाहिए, लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए इन 5 सालों में 2-2 करोड़, राइट। ओके, तो मतलब मैं क्या बोलूंगी, इस साल का मेरा एक्सपेंडिचर है 2 करोड़ रुपया, ठीक है, करंट ईयर का। और बचे कितने, 8 करोड़। ये 8 करोड़ क्या है मेरे लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड, गुड। सो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बहुत सारे हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।